हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे पूर्व मध्यकाल की 800 से लेकर 1200 एडी के मध्य। हमने उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर ली थी। आज बात करेंगे हम दो वंश की, गढ़वाल वंश और चौहान वंश की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गढ़वाल वंश सबसे पहले। ओके, तो पूर्व मध्यकाल में आज बात करेंगे हम गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की। ठीक है, गढ़वाल वंश 1080 के में ये शुरू होता है वंश। इसकी स्थापना जो की जाती है, जो नींव रखी जाती है इसकी, गढ़वाल वंश की जो नींव रखी जाती है, नींव वह रखी जाती है चंद्रदेव द्वारा। चंद्रदेव द्वारा 1080 से 85 के मध्य में। ठीक है, 1080 से लेकर 85 के मध्य में कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। प्रतिहारों के बाद किसी ने अगर उत्तर भारत की राजनीतिक जो महत्व का था कन्नौज का, उस पर जो स्थापना की या उस पर जो कब्जा किया, वह किसने किया? गढ़वालों ने किया। प्रतिहारों के बाद याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दिल्ली के जो तोमर थे उसको क्या है, अपने अधीन किया चंद्रदेव ने। यानी इसने राजधानी बनाई, इसकी जो राजधानी बनाई इसने वह थी कन्नौज। और दिल्ली के तोमरों को क्या है, अपने अधीन किया। इसके बाद जो इसमें शासक आता है उसका नाम है मदन पाल। दूसरा कौन सा शासक है इसके बाद? मदन पाल। ठीक है, मदन पाल का जो समय है वह 1104 से लेकर 14 तक है। 1104 से लेकर 1114 ईस्वी तक है। यानी कि 1104 तक कौन है? चंद्रदेव है। ठीक है, 80 से 85 के मध्य इसने स्थापना की गढ़वाल वंश की। गढ़वाल जो निवासी थे, मेनली माना जाता है कि वह विंध्याचल का जो पर्वतीय वन क्षेत्र है वहां निवास करते थे। ओके, तो क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि गढ़वालों का निवास क्षेत्र क्या रहा, तो वो विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र था। ओके, तो मदन पाल 1104 में से लेकर 14 तक है। और इसके समय ही क्या है, तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है। क्या होता है? तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण होता है और यह बंदी बना लिया जाता है तुर्कों द्वारा। लेकिन इसके पुत्र गोविंद चंद्र द्वारा क्या है, इसको फिर मुक्त कराया जाता है। तो अगला शासक कौन है गढ़वाल में? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र। ठीक है, अगला शासक गोविंद चंद्र 1114 से लेकर 55 तक। 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक है। ओके, इसका जो शासन है या इसका जो साम्राज्य है, क्षेत्र है, वह क्या है? पश्चिमी मगध से लेकर, यानी कि पश्चिमी बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम के पश्चिमी क्षेत्र तक है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तक है। ठीक है, इसने क्या है, जो उस वक्त के शासक थे बिहार पर और बंगाल पर शासन कर रहे थे, पालों से क्या है, मगध को छीन लिया और मालवा पर भी इसने क्या है, अधिकार किया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई गढ़वाल की। हम बात करेंगे कि पालों से मगध को छीना। पालों से क्या किया?
मगध को छीना। गोविंद चंद स्वयं एक विद्वान भी था। कैसे पता चलता है कि एक विद्वान था? इसके लिए अपने लेखों में, ठीक है, अपने लेखों में इसे क्या कहा गया है? इसको अपने लेखों में क्या संबोधित किया गया है? विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दे, ये टाइटल विविध विद्या विचार वाचस्पति किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? गोविंद चंद गढ़वाल वंश। तो गोविंद चंद विद्वान था, उसके अपने स्वयं के लेखों में उसे क्या कहा गया? विविध विद्याचार वाचस्पति। स्वयं विद्वान था, तो इसमें एक दरबारी कवि भी है इसका, उसका नाम है लक्ष्मीधर। चूंकि लक्ष्मीधर इसका मंत्री भी था, दरबारी कवि। ठीक है, युद्ध और शांति विभाग का क्या था? यह मंत्री था लक्ष्मीधर, याद रखेंगे, लक्ष्मीधर। यह इसका मंत्री है, दरबारी कवि भी है, इसने पुस्तक भी लिखी है। कौन से विभाग का मंत्री है? शांति एवं युद्ध मंत्री है। कौन सा? शांति एवं युद्ध मंत्री, यानी कि विदेश विभाग संभाल रहा। ठीक है, इसने जो पुस्तक लिखी है वो है क्या? कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु, याद रखेंगे नाम, कृत्य कल्पतरु। कृत्य कल्पतरु। ठीक है, कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की है, जो किससे संबंधित है? लॉज से रिलेटेड है, यानी कि कानून से संबंधित पुस्तक है। किससे? कानूनी मामले हैं इसमें, कानून से संबंधित यह ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे, कानून से संबंधित है, कानून से संबंधित है, और तत्कालीन समय के, यानी गोविंद चंद के समय के राजनीति के बारे में प्रकाश डालती है, उस वक्त के समाज के बारे में प्रकाश डालती है, और कल्चर के बारे में प्रकाश, यानी संस्कृति के बारे में प्रकाश डालती है पुस्तक। उस तत्कालीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर की पुस्तक से। ठीक है, ये हो गया गोविंद चंद के बारे में। अगला जो शासक है गढ़वाल वंश का फेमस शासक है, वो भी काफी शक्तिशाली शासक है, और जिसकी पुत्री के साथ पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? प्रेम प्रसंग था, और उसकी पुत्री को क्या विवाह मंडप से अपहरण कर लिया जाता है पृथ्वीराज तृतीय द्वारा, जो दिल्ली व अजमेर का शासक है। उस तो शासक का नाम जान गए होंगे, जयचंद्र। शासक कौन है? महत्वपूर्ण शासक जयचंद्र। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक है जयचंद्र। 1170 से लेकर 94 तक। इलेवन 70 से लेकर 94 ईस्वी तक का इसका शासन है गढ़वाल का, कन्नौज पर। ठीक है, इसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया जाता है। किसका? पुत्री संयोगिता। पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। अभी देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करेंगे। चौहान वंश अगला हमारा टॉपिक है, इसके बाद ही। जयचंद काफी शक्तिशाली था, पता कैसे चलता है?
इसने राजसूय यज्ञ किया। क्या किया? राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ क्यों किया इसकी भी बात करेंगे हम। राजसूय यज्ञ किया। क्यों किया राजसूय यज्ञ? क्योंकि इसने जो देवगिरी में, उस समय देवगिरी के जो यादव थे उनको पराजित किया, गुजरात के सोलंकियों को इसने पराजित किया, और तुर्कों को तो कई बार इसने पराजित किया, बहुत बार। ठीक है, तुर्कों को कई बार पराजित किया। तो ऐसा ना मानेगा पृथ्वीचंद ने क्या है, पृथ्वीराज ने अपहरण कर लिया पुत्री का, तो यह बहुत कमजोर शासक था, बहुत ही क्या है, शक्तिशाली शासक है। ठीक है, इसका दरबारी कवि है। इसके बाद बात करते हैं हम दरबारी कवि। इसका जो एक दरबारी कवि का नाम मिलता है जिसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, नैषध चरित्र और खंडन खाद। कवि ना है श्रीहर्ष। कौन है? श्रीहर्ष। इसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, नैषध चरित्र और खंडन खाद। ठीक है, 2 पुस्तकें लिखी हैं इसने, श्रीहर्ष ने, जो जयचंद्र का दरबारी कवि है, नैषध चरित्र और खंडन खाद। ये दोनों ही पुस्तकें क्या हैं, व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से। ओके, ये दोनों जो पुस्तकें हैं किससे संबंधित है? व्याकरण से। ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर कर लें, व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, और 1194 में एक युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के साथ, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदावर युद्ध। कब है? 1194 ईस्वी में। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, अफगान शासक मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या है, यह पराजित होता है और मोहम्मद गोरी द्वारा मारा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान भी मारे जाएंगे भी 92 में। मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित। ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित। इसी के बाद क्या है, 1192 में जब हम चौहान वंश की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड भी कह सकते हैं, पराजित होते हैं। उसके बाद अब तुर्कों का शासन शुरू हो जाता है भारत पर। तो इस तरह ये गाढ़वाल वंश के कुछ मेन शासक थे जिनके बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में हमने जान भी लिया। ओके, अब दूसरे वंश की बात करेंगे आज की क्लास में। चौहान वंश या चहमान वंश भी कहते हैं इसको। चौहान वंश या चाहमान। ठीक है, ये वो वंश है जिनकी बात की थी हमने, अग्निकुंड से पैदा हुए थे या जन्म लिए थे। ठीक है, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य और परमार, वशिष्ठ के जो माउंट आबू पर्वत पर अग्निकुंड है उससे। तो चौहान वंश या चहमान वंश। ठीक है, शासन इनका कहां है? अजमेर और दिल्ली पर। ये प्रतिहारों के सामंत थे। ओके, हालांकि इसकी स्थापना क्या थे, ये लिख लेते हैं। प्रतिहारों के सामंत। सामंत क्या होते हैं इसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है,
जिनको भूमि अनुदान दी जाती थी, ग्राम अनुदान दिए जाते थे प्रशासनिक सेवा के बदले, धार्मिक सेवा के बदले, ठीक है, वही सामंत व्यवस्था में बदल जाती है। फिलहाल हमने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। तो चौहान वंश की नींव तो रख दी जाती है सबसे पहले कब? 7th AD में। कब? चौहान वंश की जो नींव रखी जाती है वह 7वीं शताब्दी में ही रख दी जाती है। किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा। लेकिन ये अभी क्या है, 10वीं AD तक क्या है, सामंत ही रहते हैं, जब तक वाकपति राज, इसका शासक प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र नहीं करता है। 7वीं AD से लेकर 10वीं AD तक आने तक, 10वीं शताब्दी तक आने तक चौहान वंश या चामान के शासक क्या हैं? प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के क्या हैं? सामंत हैं। ठीक है। तो वासुदेव द्वारा इसकी स्थापना की जाती है इस वंश की। अजमेर में एक जगह है शाकंभरी। कहां पर? शाकंभरी, अजमेर। ठीक है, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, शाकंभरी, शाकंभरी। ठीक है। और चौहानों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, 2 प्रस्तर लेख हैं इसके शासकों के आगे जो भी आएंगे 10वीं 11वीं शताब्दी में। विग्रहराज सेकेंड और सोमेश्वर। कौन? विग्रहराज सेकेंड और सोमेश्वर। जो जानकारी प्राप्त होगी हमें वह विग्रहराज सेकेंड और सोमेश्वर के लेखों से। इसे भी लिख लेते हैं हम लोग। तो जानकारी कैसे प्राप्त हो रही है? विग्रहराज सेकेंड, विग्रहराज सेकेंड के लेख। विग्रहराज सेकेंड का लेख कौन सा है? जयपुर में है हर्ष प्रस्तर लेख। कौन सा है? हर्ष, यानी ये जयपुर में है। ठीक है, हर्ष जयपुर प्रस्तर लेख से चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, ठीक है, दूसरी सोमेश्वर के लेख से। सोमेश्वर, सोमेश्वर कौन है? सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के क्या है? फादर हैं। ठीक है, अभी आगे आएंगे। इनका लेख है बिजौलिया प्रस्तर लेख। बिजौलिया प्रस्तर लेख। ठीक है, तो ये 2 लेख हैं जिनके बारे में चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विग्रहराज के हर्ष जयपुर प्रस्तर लेख से और सोमेश्वर के बिजौलिया प्रस्तर लेख से। ओके। अब 7th AD के बाद हम सीधे 10th AD की बात करेंगे, वाकपति राज फर्स्ट की। बीच के शासकों के बारे में उनकी इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो अगला शासक है वाकपति राज फर्स्ट। वाकपति राज फर्स्ट, यह है 10th ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह क्या है? प्रतिहारों से स्वतंत्रता। 10वीं AD आते आते प्रतिहार क्या है? कमजोर हो जाते हैं। प्रतिहारों से स्वतंत्र। तो ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या राजवंश के रूप में कब स्थापित होते हैं? वाकपति राज फर्स्ट के समय 7th AD, यानी कि 901 से शुरू होगा, 10वीं
तक जाएगा। ठीक है, 999 ये पूरा एरा क्या जाएगा, 100 साल का, 10वीं एरी। ओके, इसके बाद इसका पुत्र होता है सिद्धराज। कौन होगा पुत्र, सिद्धराज। ओके, पुत्र सिद्धराज होता है, जो क्या है, राज्य विस्तार करता है, इसीलिए इसको क्या है, इसकी उपाधि है महाराजाधिराज। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज उपाधि। ठीक है, अगला शासक विग्रहराज सेकेंड, जिसकी बात हम कर रहे थे हर्षलेख प्रस्तर में। विग्रहराज सेकेंड, विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त होती है इसके द्वारा, लेख हमने देखा है हर्षपुर, यह प्रस्तर लेख चौहान वंश की जानकारी। और इसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, आशापुरी देवी मंदिर, गुजरात में है ये, आशापुरी देवी मंदिर। मंदिर निर्माण कहां पर, भृगु कच्छ, जिसे हम भड़ौच भी कहते हैं। ठीक है, भृगु कच्छ में। ओके, भृगु कच्छ में। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। अगला शासक है जिसने अजमेर नगर की स्थापना की, जिसे महान निर्माता चौहान वंश का कहा जाता है, 12th एडी में। ठीक है, 12th एडी में। हम कूद कूद कर चल रहे हैं क्योंकि यही जानकारी प्राप्त है। अजय राज 12th ईस्वी में, 12th ईस्वी यानी 1100 पूरा हो गया, यानी 11वीं शताब्दी खत्म, 1101 के बाद। ठीक है, महान निर्माता है, इसको महान निर्माता कहते हैं, महान निर्माता। क्यों, क्योंकि इसने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना, ठीक है, अजमेर की स्थापना, अजमेर नगर की स्थापना की थी, और भी बहुत सारे स्थापना की, इसलिए क्या है, महान निर्माता के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका पुत्र आता अर्णो राज। कौन है, अर्णो राज। अर्णो राज 1130 से लेकर 50 तक। ग्यारह सौ 30 से लेकर 50 तक क्या जानकारी मिलती है, उस समय का सुल्तान था एक मुस्लिम शासक सुल्तान महमूद, उसको इसने पराजित किया था। सुल्तान महमूद को क्या किया, पराजित किया। ठीक है, अर्णो राज। अर्णो राज के बाद एक शासक आएगा जो कवि भी है, लेखक भी है, चौहान वंश में, फेमस नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज सेकंड की बात की हमने, विग्रहराज थर्ड भी आया होगा, जो इतिहास में नाम नहीं है, लेकिन जो फेमस नाम है वह उनकी बात कर रहे हैं हम।
विग्रहराज फोर्थ, या इसका एक और नाम है विशल देव। इसने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई थी अजमेर में, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। विग्रहराज विशल देव 1150 से लेकर 63 तक। कब तक? 1150 से लेकर 63 ईस्वी तक। कवि है, लेखक है। इसने तोमरों को, जो दिल्ली के तोमर थे, उनको अपना सामंत बनाया। ठीक है, इस संस्कृत नाटक की रचना की इसने, एक संस्कृत नाटक, तो भी हमने बात की, यह क्या था, एक कवि था, लेखक था। संस्कृत नाटक की रचना की, उसका नाम था हरिकेल। हरिकेल, ठीक है, हरिकेल की रचना की। और इसी संस्कृत नाटक के कुछ अंश क्या है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है उस पर अभी भी अंकित है, क्योंकि बीच से तोड़ के बनाए जाते थे मस्जिद मुस्लिम शासकों द्वारा। ठीक है, हरिकेल। इसका कवि है, इसके समय का एक कवि है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। सोमदेव। सोमदेव ने पुस्तक लिखी क्या? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, और ये पुस्तक है ज्योतिष से संबंधित। ठीक है, ललित विग्रहराज किसने लिखी है? सोमदेव ने। इसके बारे में, यह ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। एक और कवि हैं इसके, जिन्होंने विशल देव रासो ग्रंथ लिखा है, नरपति। विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो भी लिखा गया चंद बरदाई द्वारा। ठीक है, इसके बाद सोमेश्वर होते हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? फादर थे। आगे बात करें किसकी? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के फादर का नाम हमने बात किया था सोमेश्वर। ठीक है, और इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी। इसे क्या कहते हैं? राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा भी कहते हैं। इसके समय भी आक्रमण होता है तुर्कों का, यानी कि मोहम्मद गोरी का। 1191 के तराइन के युद्ध में क्या है? प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में यह मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। ठीक है, 1191 ईस्वी। तराइन का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, इसमें क्या है? पृथ्वीराज तृतीय विजेता होता है, मोहम्मद गोरी को क्या है? पराजित करता है। मोहम्मद गोरी पराजित। मोहम्मद गोरी क्या होता है? पराजित। ठीक है, अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, 1192 ईस्वी में। तराइन का सेकेंड युद्ध
और इसमें पृथ्वीराज तृतीय पराजित होता है और मोहम्मद गोरी द्वारा मार डाला जाता है, मार दिया जाता है। ठीक, तो तराइन के युद्ध में कौन है? मोहम्मद गोरी विजयी। ओके, मोहम्मद गोरी विजयी। इसी के बाद भारत में तुर्क शासन की स्थापना होती है 1192 में। हालांकि मोहम्मद गोरी द्वारा अजमेर का शासक नियुक्त किया जाता है इसके पुत्र गोविंद को, लेकिन 1192 में ही मोहम्मद गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके द्वारा चौहानों का दमन कर दिया जाता है और दिल्ली पर क्या है? अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद भारत में क्या है? तुर्क शासन की स्थापना होती है, यानी कि मध्यकाल की स्थापना होती है। अभी हम मध्यकाल में नहीं बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे वंशों की बात बाकी है पूर्व मध्यकाल में, लेकिन चौहान वंश के बाद ही क्या है? तुर्कों की स्थापना भारत में होती है। कवियों की बात करें तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ठीक है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। जयानक ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज विजय। संस्कृत में है, यह अपभ्रंश भाषा में है। और जयचंद्र ने हम्मीर महाकाव्य लिखा था, जो क्या है? हम्मीर महाकाव्य, जो चौहान वंश के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, जगह नहीं है यहां पर, नहीं तो हम लिख लेते, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। अगली पुस्तक जयानक की पृथ्वीराज विजय। जयानक, पृथ्वीराज विजय। और जयचंद्र ने जो पुस्तक लिखी है जिसके बारे में चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन सा? हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, ठीक है, हम्मीर महाकाव्य, याद रखेंगे। तो ये बात हो गया आज की क्लास में हमारी गाढ़वाल वंश और चौहान वंश से रिलेटेड। आगे अगली वंशों की बात करेंगे, जैसे परमारों की बात करेंगे, ठीक है, और एक आध वंश की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुभ रात्रि।